तक हमने समझा कि गवर्नमेंट ने इथेनॉल क्यों लॉन्च किया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या E20 इथेनॉल उतना ही बेनिफिशियल है जितना इसे बोला जा रहा है, या फिर पिक्चर का कोई दूसरा साइड भी है? चलिए एक एक क्लेम को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला क्लेम, पॉल्यूशन कम होगा। ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्लेम है कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा, और इसमें थोड़ा बहुत सच्चाई भी है। इथेनॉल के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन होता है, इसकी वजह से कंबशन कंपैरेटिवली क्लीन होता है, मतलब इंजन के अंदर फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंटली जाता है। इसका रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स कम हो सकते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी रिड्यूस होते हैं, और अर्बन पॉल्यूशन में थोड़ा कमी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ है। अगर इथेनॉल बनाने के लिए लाखों हेक्टेयर लैंड मतलब जमीन का यूज हो, ग्राउंड वाटर खत्म हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हेवी यूज हो, और फैक्ट्रीज में कोल से एनर्जी बन रही हो, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट बेनिफिट उतना नहीं है जितना कि एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स के टर्म्स यूज करते हैं, लाइफ साइकिल एमिशंस, मतलब सिर्फ गाड़ी से निकलने वाले स्मोक को मत देखो, फ्यूल बनने से लेकर टैंक तक पहुंचने तक कितना पॉल्यूशन हुआ उसको भी देखो, और वही एक्चुअल पिक्चर होता है। अब क्लेम 2, इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होगा, और ये क्लेम ऑलमोस्ट लॉजिकली सही भी लगता है। सोचो अगर हर लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली 20% इंडिया खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम होती है, इससे फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है, और इंटरनेशनल ऑयल प्राइस शॉक्स का इम्पैक्ट भी थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर कल इथेनॉल की डिमांड कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इंडिया अगर प्रोड्यूस ना कर पाए, तो फिर क्या होगा? चाहे तो फिर से इथेनॉल इंपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर फूड क्रॉप्स को और ज़्यादा इथेनॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी एक डिपेंडेंसी को कम करते करते कहीं हम दूसरी डिपेंडेंसी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब क्लेम नंबर 3, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा। गवर्नमेंट बार बार बोलती है कि इथेनॉल से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, और ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। शुगर मिल्स को एक एडिशनल मार्केट मिला है। पहले जो मोलेसेस सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में यूज होता था, अब उससे इथेनॉल भी बन रहा है। कई शुगर मिल्स फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई हैं, कई फार्मर्स को पेमेंट्स में बढ़ोतरी हुई है और जल्दी मिल रही है। लेकिन यहाँ भी एक रियलिटी है, इंडिया का हर फार्मर शुगरकेन मतलब गन्ना नहीं उगाता, हर स्टेट में इथेनॉल के प्लांट्स नहीं हैं, और हर क्रॉप इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए इक्वली यूजफुल भी नहीं है। मतलब बेनिफिट्स सबको इक्वली नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा फायदा उन रीजन्स को हुआ जहां शुगर इंडस्ट्री पहले से स्ट्रांग थी, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। बाकी स्टेट्स में इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम है। यानी ये नेशन वाइड फार्मर्स का रिवॉल्यूशन तो नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक कल्चरल बेल्ट को ज्यादा फायदा हुआ है। अब क्लेम नंबर 4 कि इंजन को ज्यादा बेनिफिट्स होती है, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझो। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से ज्यादा होता है। हाई ऑक्टेन फ्यूल मतलब इंजन के शॉकिंग को रिड्यूस कर सकता है, नॉकिंग को रिड्यूस कर सकता है, और स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए इंजन्स में परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकती है। इसी वजह से रेसिंग कार्स या फिर थोड़े एक्सपेंसिव बाइक्स में ये हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला, स्पेसिफिकली डिजाइन्ड इंजन्स। अगर आपकी बाइक या कार E20 कंपैटिबल ही नहीं है, तो वहां पर बेनिफिट्स गारंटीड नहीं है, और इसी वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज ने E20 कंपैटिबल बाइक्स एंड कार्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। नए व्हीकल्स जनरली E20 को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के सिचुएशन में ये बिल्कुल अलग हो सकती है, और इसी पॉइंट पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैल रहा है। क्या पुरानी बाइक्स खराब हो जाएंगी, रबर पाइप्स गल जाएंगे, माइलेज कम हो जाएंगी, इंजन सीज हो जाएगा? सच क्या है और एग्जैजरेशन क्या है, ये हम समझते हैं फैक्ट्स के साथ। लेकिन अभी जो मैंने बताया स्टोरी का सिर्फ ब्राइट साइड बताया। अब तक हमने सिर्फ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से सिर्फ पॉजिटिव साइड्स ही देखी, लेकिन अब टाइम है थोड़ा अदर साइड्स भी देखने का, और बिलीव मी यहीं से कंट्रोवर्सीज शुरू होती हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे माइलेज की,
इंजन डैमेज की, वाटर क्राइसिस की, फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट की और उन हिडन प्रॉब्लम्स की जिनके बारे में एडवर्टीजमेंट्स कभी बात ही नहीं करती, और शायद इसके बाद तुम्हारा ओपिनियन कंप्लीटली चेंज हो जाए। तो अब बात करते हैं E20 का दूसरा चेहरा जो एडवर्टीजमेंट हमें नहीं बताती। सबसे पहला प्रॉब्लम, माइलेज कम क्यों होती है। आजकल सबसे पहला कंप्लेंट लोगों में सुनने को आ रहा है कि मेरी बाइक अब एवरेज कम देती है या फिर कार्स एवरेज कम दे रही है। क्या यह सच है? हाँ, लेकिन पूरी कहानी समझना जरूरी है। पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी इथेनॉल से ज्यादा होती है। सिंपल लैंग्वेज में 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर इथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होती है। इसी वजह से जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो फ्यूल की ओवरऑल एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है और इसका रिजल्ट सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इंजन को थोड़ा ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ सकता है। रियल वर्ल्ड में E20 पर माइलेज में लगभग 3 से 7% तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये व्हीकल, ड्राइविंग स्टाइल और इंजन ट्यूनिंग पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर तुम पहले 50 किलोमीटर पर लीटर निकाल रहे थे तो हो सकता है वो 45 या 48 तक सीमित हो जाए। कुछ लोगों को फर्क महसूस होगा लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं। अब प्रॉब्लम नंबर 2 कि पुरानी बाइक्स या फिर पुरानी व्हीकल्स का क्या। ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा डिबेट है। क्या E20 मेरी 10 साल पुरानी बाइक खराब कर देगी? सच, अगर तुम्हारी व्हीकल E20 कंपैटिबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म में कुछ इश्यूज तो आ सकते हैं, जैसे रबर होजेस, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, फ्यूल सील्स, पुराने फ्यूल लाइंस। ये पार्ट्स इथेनॉल के कांटेक्ट में जल्दी डिग्रेड हो सकते हैं। इसलिए ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ग्रेजुअली E20 कंपैटिबल मटेरियल्स यूज करना शुरू कर दिया है। मतलब हर गाड़ी खराब नहीं होगी और हर गाड़ी परफेक्टली सेफ भी नहीं होगी। ये डिपेंड करता है व्हीकल किस साल की है और मैन्युफैक्चरर ने उसे किस फ्यूल के लिए डिजाइन किया है। इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं ओनर्स मैनुअल चेक करो, मैन्युफैक्चरर की एडवाइजरी देखो, सोशल मीडिया के फॉरवर्ड्स पर भरोसा मत करो। अब प्रॉब्लम नंबर 3, वाटर क्राइसिस। अब आते हैं सबसे सीरियस इशू पर, वाटर क्राइसिस। इथेनॉल किससे बनता है? इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन से, और शुगर केन इंडिया की सबसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में से एक है। 1 किलोग्राम शुगर प्रोड्यूस करने में ही बहुत ज्यादा पानी लगता है, और जब वही क्रॉप फ्यूल बनाने लगे तो सवाल उठता है, क्या हम फ्यूचर में पेट्रोल बचाएंगे या पानी खत्म कर देंगे? ये कंसर्न स्पेशली उन स्टेट्स में ज्यादा है जहां ग्राउंड वाटर पहले ही नीचे है। अगर सस्टेनेबल प्लानिंग नहीं हुई तो फ्यूचर में वाटर क्राइसिस और बढ़ सकता है। यानी ऑयल डिपेंडेंसी कम करते करते वाटर डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। अब प्रॉब्लम नंबर 4, फूड वर्सेस फ्यूल। अब एक सवाल, अगर इथेनॉल का कंजम्पशन डबल हो जाता है तो क्या होगा? और ज्यादा शुगर केन, और ज्यादा मेज, और ज्यादा फूड क्रॉप्स, यानी जो जमीन पहले खाना उगा रही थी वो फ्यूल उगाने लगेगी। इसी डिबेट को दुनिया भर में कहा जाता है फूड वर्सेस फ्यूल। सपोर्टर्स बोलते हैं इंडिया सिर्फ सरप्लस क्रॉप यूज कर रहा है। क्रिटिक्स बोलते हैं अगर डिमांड बढ़ी तो क्रॉप पैटर्न चेंज होगा और लॉन्ग टर्म में फूड प्राइसेस भी अफेक्ट हो सकती है। सच, दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स में लॉजिक है और इसीलिए इकोनॉमिस्ट आज भी इस टॉपिक पर डिवाइडेड हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 5, इथेनॉल फैक्ट्री के पास क्या रहना सेफ होगा? सोशल मीडिया पर बहुत वीडियोस मिलती हैं कि फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों को कैंसर हो रहा है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है? अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एक्सेप्टेड प्रूफ नहीं मिला है कि प्रॉपरली रेगुलेटेड इथेनॉल प्लांट के पास रहने से डायरेक्ट कैंसर होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर फैक्ट्री हार्मलेस होती है। अगर किसी प्लांट में पॉल्यूशन कंट्रोल खराब हो, वेस्ट वाटर ट्रीट ना हो, बॉयलर से पार्टिकुलेट पॉल्यूशन निकले या इथेनॉल वेपर्स और बदबू कंट्रोल ना हो तो नियर बाय विलेजेस में बदबू, एयर क्वालिटी इश्यूज, रेस्पिरेटरी इरिटेशन और वाटर कंटामिनेशन जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम इथेनॉल नहीं, पुअर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है। अगर एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो इथेनॉल हो, पेपर मिल हो या केमिकल फैक्ट्री हो, लोकल एनवायरमेंट को डैमेज कर सकती है। इसलिए असली सवाल फैक्ट्री बनी या नहीं ये नहीं है, फैक्ट्री एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है या नहीं
ये है सबसे बड़ा सवाल। अब 1 मिनट के लिए सब भूल जाओ, सिर्फ एक कॉमन आदमी की तरह सोचो। अगर माइलेज थोड़ी कम भी हो गई, फ्यूल का प्राइस उतना ही रहा, सर्विस कॉस्ट सेम रही और पेट्रोल पंप पर भी कोई डिफरेंस नहीं दिखा, तो आम आदमी को क्या मिला? ये बहुत जेन्युइन सवाल है। अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर ही रहा और तुम पहले जितना ही खर्चा कर रहे हो, तो तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट उतना महसूस नहीं होगा। गवर्नमेंट का लॉजिक लॉन्ग टर्म है, इंपोर्ट बिल कम होगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, फार्मर्स को मार्केट मिलेगा। लेकिन कंज्यूमर का लॉजिक सिंपल है, मेरी जेब में कितना पैसा बचा। और इसी पॉइंट पर गवर्नमेंट और पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती है। तो क्या इथेनॉल एक स्कैम है? नहीं। क्या इथेनॉल परफेक्ट सॉल्यूशन है? वो भी नहीं। सच इन दोनों के बीच में है। ये एक ट्रांजिशन फ्यूल है, एक कॉम्प्रोमाइज जो इंडिया को इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन अगर इसके साथ वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप प्लानिंग, फैक्ट्री पॉल्यूशन कंट्रोल और व्हीकल कंपैटिबिलिटी को इक्वली सीरियस नहीं लिया गया, तो फ्यूचर में नए चैलेंजेस भी खड़े हो सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इंडिया का फ्यूचर ईवी है या E100, या फिर दोनों साथ साथ चलेंगे? इसका जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तो देखते रहें। अशर बोल रहा है, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।